हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंदर में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग न्यू प्लस ओल्ड एनसीईआरटी, जिसके थ्रू आप लोगों की कम से कम 10 गवर्नमेंट जॉब जो है वो क्लियर हो जाएंगी, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं इस 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में, जिसके अंदर में आपका जीके से लेकर करंट अफेयर से लेकर साइंस, आप लोगों की रीजनिंग, कंप्यूटर, हर तरह के क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों की कम से कम 10 प्रकार की जो जॉब है फ्रेंड्स वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं केवल बोलने के लिए नहीं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाया। ये तीसरा लेक्चर है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों को इससे पहले भी प्रूफ करके दिखाया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग बताइए जल्दी से आंसर क्या करोगे। बंगाल विभाजन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो बंगाल विभाजन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि 1905 के अंदर में हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, तो उस समय जो है लॉर्ड कर्जन जो है भारत के क्या थे, वायसराय थे, वायसरॉय। ओके, तो ये आप लोगों से पूछा गया कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, तो उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा आप लोग एक चीज याद रखेंगे, बंगाल विभाजन अस्तित्व में कब आया, तो ये आया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास में जो नेशनल मूवमेंट वाली क्लास है उसके अंदर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन करवाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि 16 अक्टूबर 1905 का महत्व क्या है। इस दिन बंगाल का विभाजन अस्तित्व में आया था, ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। 19 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी, 19 जुलाई को। लेकिन ये अस्तित्व में कब आया कि भाई बंगाल का विभाजन आज से लागू हो रहा है, तो वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना बनती है आपकी। वैसे फ्रेंड्स 1905 से लेकर आप लोगों का दिसंबर 1911 तक ही ये बंगाल का बंटवारा अस्तित्व में रहा। 1911 में बंगाल का बंटवारा रद्द कर दिया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1911 में। तो बंगाल के बंटवारे को कब रद्द कर दिया गया? 1911 के अंदर में। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन जो है वो करवाए जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अल इदरीसी, ये न्यू एनसीईआरटी प्लस ओल्ड एनसीईआरटी दोनों के अंदर में ये दिया हुआ है आप लोगों का पॉइंट, ठीक है। आप लोगों को बताना है अल इदरीसी कौन था। तो अल इदरीसी जो है फ्रेंड्स, ये एक जो है राइटर था, डॉक्टर था, ज्योग्राफर था या हिस्टोरियन था। तो ये एक ज्योग्राफर था, भूगोलवेत्ता था, ये याद रखना है, मैप बनाने का काम करता था ये। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं अल इदरीसी की, तो अल इदरीसी जो है ये कौन से देश का था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो अल इदरीसी के बारे में अगर आप लोगों को याद रखना है तो आप लोग याद रखिएगा, ये एक अरब, ठीक है, आपका ज्योग्राफर था, भूगोलवेत्ता था। इसने मैप बनाया था। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इसने 1154 जो सीई है, जिसको आप लोग एडी भी बोलते हो, देखिए एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ठीक है, और सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, दोनों एक ही बात है। तो 1154 सीई या एडी के अंदर में इसने जो है मैप बनाया था। बट एक मैप में गलती थी। क्या गलती थी? मैप इसने उल्टा बनाया था, श्रीलंका को ऊपर में दिखाया और साउथ इंडिया को भी ऊपर दिखाया, मतलब उल्टा मैप बन गया था उसका, भारत का मैप उसने उल्टा बना दिया था, ठीक है। चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स, आपको भारत के कई सारे शहर जैसे कि कन्नौज वगैरह के नाम भी इसमें अरबी भाषा में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। तो अल इदरीसी एक अरब ज्योग्राफर था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, कौन से वाले समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की, तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का ही एक अखबार था। आपको पता है, मैंने यंग इंडियन के बारे में आपको बताया था, यंग इंडिया, ठीक है। एक यंग इंडिया था और एक न्यू इंडिया था। आप लोग बताएंगे मुझे कि न्यू इंडिया नाम का जो अखबार है वो किसने निकाला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि यंग इंडिया गांधी जी ने निकाला था, इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने निकाला था, नवजीवन भी गांधी जी ने निकाला था। लेकिन जो युगांतर नाम का जो अखबार है फ्रेंड्स, ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा निकाला नहीं गया था, ठीक है। तो बरिंदर कुमार घोष एक व्यक्ति थे फ्रेंड्स, उन्होंने जो है यहाँ पर में इसको निकाला था, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दास, ठीक है, और भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंदर कुमार घोष, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, प्लस बरिंदर कुमार घोष, बरिंदर कुमार घोष, ठीक है, इनके द्वारा निकाला गया था। बरिंदर कुमार घोष जो है फ्रेंड्स, ये अरबिंदो घोष के भाई थे, ठीक है। औरोबिंदो घोष जो थे ना, औरोबिंदो घोष उनके छोटे भाई थे ये, ठीक है, औरोबिंदो घोष, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो युगांतर नाम की जो पत्रिका है ये इन्होंने निकाली थी, ये भी याद रखना है। अच्छा, युगांतर नाम की पत्रिका कौन से वाले जो है
एक आंदोलन या फिर एक समिति से संबंधित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज याद रखिएगा आप सभी लोग। आई थिंक आज थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर में जो गूगल का सर्वर है उसके अंदर में इशू है, ठीक है। बच्चों को यहाँ पर में ज्वाइन होने में भी दिक्कत हो रही है, मैं मेरे तरफ में भी जो है वो लोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बट कोई नहीं, हम लोग जो है फ्रेंड्स इसको कंटिन्यू रखेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों का अनुशीलन समिति, अगर आप लोगों को पता हो फ्रेंड्स, अनुशीलन अनुशीलन समिति, ठीक है, ये एक समिति थी जो एक क्रांतिकारी समिति थी, अनुशीलन समिति, ठीक है। उसका एक उसी का अखबार था। तो युगांतर जो है, युगांतर कौन सी वाली जो है समिति से जुड़ा हुआ था? अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था युगांतर नाम का अखबार, ठीक है। बरिंदर कुमार घोष इसके पहले संपादक थे, बरिंदर कुमार घोष, ठीक है। उन्होंने अनुशीलन समिति का प्रचार प्रसार करने के लिए ही यह अखबार बनाया था, युगांतर अखबार, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो युगांतर गांधी जी के जीवन से रिलेटेड नहीं है, वो नौ अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे बरिंदर नाथ दत्त और भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंदर कुमार घोष, उनसे संबंधित है ये, ठीक है, गांधी जी से संबंधित नहीं है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था? 45वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि आप लोगों को फ्रेंड्स आपके जो है 10 से भी ज्यादा एग्जाम्स क्लियर कराने के काबिल बना देंगे आपको इस सेशन के जरिए। तो ये केवल बोलने के लिए नहीं है, एक्चुअल में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बनाने की काबिलियत रखते हैं लोग, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों से बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था, तो बंगाल का विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कितने बच्चों ने सही आंसर लगा दिया है कमेंट के अंदर में हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग जो है जितने भी सेशंस आने वाले हैं वो सारे के सारे सेशंस जो है आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था, ठीक है। 1905 से 1911 तक ये लागू रहा। लॉर्ड कर्जन उस समय में भारत के वायसराय थे जिन्होंने इसकी घोषणा की थी। जुगांतर पत्रिका समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? इनमें से कौन थे? ठीक है, जयंता बंदोपाध्याय, हिमानी बनर्जी, बरिंदर कुमार घोष, नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का जुगांतर पत्रिका भी मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स, ठीक है, वो उसी का बंगाली वर्जन है, युगांतर और जुगांतर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जुगांतर पत्रिका जो है आप लोगों की, ठीक है, जुगांतर युग अंतर, युग में बदलाव लाना, ठीक है, युग चेंज करने की बात कर रहे थे। बरिंदर कुमार घोष जो है फ्रेंड्स वन ऑफ द फाउंडर थे और इसके पहले संपादक भी थे। बरिंदर कुमार घोष किसके भाई थे? बरिंदर कुमार घोष जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, आपके अरविंदो घोष जो थे उनके भाई थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि यार आप लोगों के लिए अगर एफर्ट्स ले रहे हैं तो आप लोग उसको प्रतिसाद भी कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप लोगों की बीपीएससी टीआरई, देखो आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मौका है, बीपीएससी, ठीक है, टीआरई जो है, इसकी टीआरई 4 की न्यू बैच जो है फ्रेंड्स आज लॉन्च हो चुके हैं टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। जितने भी बच्चे हैं जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ में जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ, वो जुड़ सकते हैं। आपके लिए मौका ये है कि आपको ओल्ड, ठीक है, न्यू बैच तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, न्यू बैच के साथ में आप लोगों को ओल्ड बैच भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ये आज अंतिम मौका है, कल से जितने भी बच्चे ज्वाइन होंगे उन लोगों को केवल और केवल जो है फ्रेंड न्यू बैच मिलेंगी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। भारतीय मैकियावेली किसको कहते हैं? ठीक है, हु इज नोन एज इंडियन मैकियावेली? जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, इंडियन मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो इंडियन मैकियावेली की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से, तो इंडियन मैकियावेली के कहा जाता है कौटिल्य को, ठीक है। देखिए मैकियावेली कौन थे? मैकियावेली जो है फ्रेंड्स 15वीं शताब्दी के अंदर में एक जो है लेखक हुए, ठीक है, दार्शनिक हुए, जिन्होंने द प्रिंस नाम की पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस। तो द प्रिंस नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? जिसके अंदर में जो है राज शास्त्र जो है उसके बारे में बताया गया आपका कि किस प्रकार से राजा ने शासन करना चाहिए। तो मैकियावेली जो है वो थे एक लेखक, दार्शनिक, ठीक है, राजनीति शास्त्र। तो वैसे ही हमारे भारत में कौटिल्य हुए, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है, कौटिल्य बोलो या चाणक्य बोलो एक ही बात है, चाणक्य, है ना। तो कौटिल्य या चाणक्य जो है उन्हीं को भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो इनको यूरोपियन चाणक्य बोला जाना चाहिए मैकियावेली को, क्योंकि चाणक्य पहले हुए, मैकियावेली बाद में हुए। बट अब यूरोपियन लोग भारत आए थे, इसी वजह से उन्होंने कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली बोला। तो अभी तक वही हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि कौटिल्य जो है या चाणक्य जो है इनको इंडियन मैकियावेली कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। देखिए जैसे मैकियावेली ने जो है द प्रिंस लिखी, वैसे ही तुम्हारे चचा का लड़का जो था चाणक्य, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जल्दी से कमेंट करके बता दो, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? फास्ट,
देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं कौटिल्य की, तो कौटिल्य जो है आप लोगों का, ठीक है, चाणक्य जो है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी से ऐसे ही लिखते रहिए आप लोग। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शोर मंदिर। अब ये शोर मंदिर जो है ना फ्रेंड्स, ये शोर लिखा इसलिए जाता है क्योंकि इंग्लिश अंग्रेजों ने इसको शोर टेम्पल नाम दिया हुआ है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको हम अगर प्योर हिंदी में लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा तटीय मंदिर, ठीक है, तटीय मंदिर, क्योंकि तट के किनारे पर बने हुए मंदिर है ये, तटीय मंदिर। तो भाई महाबलीपुरम में तटीय मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम कहाँ है? या आप लोगों में, अगर आप लोगों को याद हो तो एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि महाबलीपुरम जो है आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, तमिलनाडु में। मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूं, महाबलीपुरम के अंदर में जो तटीय मंदिर है उसका निर्माण उसी व्यक्ति ने कराया है जिसने कांचीपुरम के अंदर में, कांचीपुरम में, ठीक है, जिसने कैलाशनाथ टेम्पल का कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था, कैलाशनाथ टेम्पल जिसने बनाया है, उसी व्यक्ति ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में शोर टेम्पल बनाया था महाबलीपुरम के अंदर में। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? हिंट भी दे दिया आप लोगों को, तो आंसर जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो आंसर रहेगा नरसिंह वर्मन 2, ठीक है, नरसिंह वर्मन 2। इसने महाबलीपुरम के अंदर में तटीय मंदिरों का निर्माण कराया था। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पर में, आप लोग देखकर बड़े खुश होंगे, देखिए कितना प्यारा सा दिख रहा है, ठीक है, एरियल व्यू जो है इसका ऊपर से, तमिलनाडु के अंदर में महाबलीपुरम के अंदर में ये है आपका शोर टेम्पल, तटीय मंदिर, या शोर, शोर मतलब वही होता है ना तट, तटवर्ती इलाका, तो तट पर है, इसी वजह से इसको शोर टेम्पल बोलते हैं। किसने बनाया था? ये बनाया था फ्रेंड्स महाबलीपुरम के अंदर में नरसिंह वर्मन 2 ने। नरसिंह वर्मन 2 को किस नाम से जाना जाता था? नरसिंह वर्मन 2 को जो है फ्रेंड्स राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था, ये आप लोगों ने देखा हुआ है, राजसिम्हा या राजसिंह के नाम से इसको जाना जाता था। ये लोग कौन से वंश के थे? पल्लव वंश के थे। अब थोड़ी सी बात महाबलीपुरम की कर लूं क्या? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं, अदरवाइज नहीं बताता। बता दूं आप लोगों को एक पॉइंट आपके एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉब लगवानी है मैंने, और एक एक पॉइंट आप लोगों को फ्रेंड्स आगे बढ़ा देगा, ठीक है। हाथ ऊपर कर दीजिए आप सभी के सभी लोग अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 3 पॉइंट्स जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, तो जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में, मेरे को सभी बच्चों का सेशन को लाइक हो जाना चाहिए, मैं 3 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दूंगा आप लोगों को यहाँ, ठीक है। सबसे पहली बात महाबलीपुरम के बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को, महाबलीपुरम किसने बनाया था, ठीक है। तो महाबलीपुरम नाम का जो शहर है, पुरम, ये शहर जो है आप लोगों को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में। इसका एक्चुअल जो नाम है वो है, वो नाम उसका जो रखा गया था पहले वो था ममल्लापुरम, ममल्लापुरम। क्यों रखा गया था ममल्लापुरम? क्योंकि ये एक राजा था ममल्ला नाम का, उसने बनाया था। ये किसका निकनेम था ममल्ला? नरसिंह वर्मन 1 का, नरसिम्हा वर्मन, वर्मन 1। नरसिंह वर्मन 1 कौन था? नरसिंह वर्मन 2 का परदादा था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो नरसिंह वर्मन 1 जो थे उन्होंने महाबलीपुरम या ममल्लापुरम शहर की स्थापना की थी। उसी शहर में उसके पर पोते नरसिंह वर्मन 2 ने जो है तटीय मंदिर बनाया था। ये अब समझ में आया क्या आप लोगों को? बताओ, अब समझ आया? ठीक है, महाबलीपुरम नाम का शहर तमिलनाडु में है, इसको ममल्लापुरम के नाम से स्थापित किया गया था, अब हम उसको महाबलीपुरम बोलते हैं। ममल्लापुरम इसलिए बोला जाता था उसको पहले क्योंकि ममल्ला नाम किसका था? नरसिंह वर्मन 1 का नाम था ममल्ला, नरसिंह वर्मन 1 का ममल्ला नाम था प्यार से, तो ममल्लापुरम बना, ममल्लापुरम से महाबलीपुरम हो गया वो, ठीक है। और उसी महाबलीपुरम के अंदर में इसके पर पोते नरसिंह वर्मन 2 ने, नरसिंह वर्मन 2 ने वहां पर में तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए, तो महाबलीपुरम शहर की नींव किसने रखी? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में दे देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या होंगे जल्दी बता दीजिए। सर केवीएस की बैच भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप केवीएस की बैच के अंदर में भी जुड़ सकते हो, DSSB की, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई का तो न्यू बैच आज ही स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, केवीएस की बैच भी अभी अभी स्टार्ट हुई है। आप सभी लोग जुड़कर जो है अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि महाबलीपुरम के अंदर में है ये आप लोगों का शोर टेम्पल। आपको पता है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में। टीआरई 4 की बैच में, केवीएस के अंदर में, DSSB में, सुपर टेट के अंदर में, बाकी की जितने भी आपके कोर्सेज है उनके अंदर में मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जितनी यूनेस्को साइट्स है वो सारी की सारी पढ़ाई है। और अभी इसके अंदर में जो ऐड हुए ना, नए वाले जो आपके ऐड हुए यूनेस्को के अंदर में, वो भी मैं जल्द ही करवाने वाला हूँ 2 से 3 दिन के अंदर में। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट आप लोगों को जो है यूनेस्को फिर से एक बार वापस से पूरे के पूरे वापस से याद करवाने वाला हूं मैं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए।
ओके चलिए, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पूरा करवाया हुआ है ऑलरेडी, हर एक पॉइंट याद कराया, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मैंने करवाया आप लोगों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर में। वापस से जो है अब 100 क्वेश्चन लेकर करवाऊंगा आपको पेड क्लास के अंदर में, सारे के सारे याद करवा दूंगा। नाउ फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि क्या आप लोग बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो आपको बता दूं कि कृष्णा वन जो था ये जो है जो कृष्णा वन है आप लोगों का राष्ट्रकूट वंश का राजा था। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट वंश का राजा था। उसने एल्लोरा के अंदर में, एल्लोरा एल्लोरा कहां पर में? महाराष्ट्र के अंदर में, औरंगाबाद या जिसको संभाजी नगर बोला जाता है वहां पर में उसने कैलाश, ठीक है, कैलाश, ठीक है, टेम्पल बनाया था। कैलाश नाथ नहीं है, कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल। देखो, एक है कैलाश नाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में कैलाश नाथ टेम्पल, और एक है कैलाश टेम्पल केवल, वो है कृष्णा वन ने बनाया था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, कृष्णा वन ने। और ये क्वेश्चन DSSB 2014 के एग्जाम में आया था, आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, केवीएस के DSSB के अंदर में आ चुका है, आगे में केवीएस में सुपरटेट में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। राजा राजा वन जो है इन्होंने बनाया था फ्रेंड्स, ठीक है, तंजावुर के अंदर में, तंजावुर के अंदर में उन्होंने बनाया था बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल। अगर आप चाहते हो कि इन सभी के ऊपर में भी मैं क्वेश्चन ले लूं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप सभी को इन सभी के ऊपर में क्वेश्चंस ले लूंगा, हर एक पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन ले सकता हूं मैं। मैंने आपसे कहा ना कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जो आप लोगों को नंबर दिलाती है, बाकी लोग जो है नहीं कर पाते, आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अगर चाहते हो तो बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए जरूर करवा दूंगा सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, बट आई थिंक यहाँ पर में कुछ तो इशू है आज यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि मेरे तरफ में स्टैटिस्टिक्स ही नहीं खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की न्यू बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है आप लोगों की। ठीक है, और आप लोगों को टीचिंग परीक्षा सिलेक्शन के साथ में रैंक भी दिलाएगा, और ये सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, महाराष्ट्र से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो आप, ये एग्जाम आप लोग दे सकते हो बिहार के अंदर में। और इसके ऊपर में जो है फ्रेंड्स, अभी मैं एक बहुत बड़ी आपको खबर भी देने वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर में कि इसमें कितनी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, लाखों के अंदर में वैकेंसीज है आप लोगों के, अभी थोड़ी देर के अंदर में मैं इसकी अपडेट आप लोगों को देने भी वाला हूँ। ओके चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो खुदाई का काम करती है और पुराने जमाने में जो चीजें यूज होती थी या पुराने समय के लोग किस तरीके से रहा करते थे उसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान करती है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है किस साल हुई थी और इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे ये बताना है आप लोगों ने। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे तुम्हारे मामा का लड़का अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861 के अंदर में, ये याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो दिल्ली के अंदर में है इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। ओके, इसकी स्थापना जिस साल हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय, वायसरॉय। ठीक है, वायसराय कौन था उस समय में? तो उस समय में था वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 के अंदर में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय, मतलब वायसराय का मतलब भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी, तो भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वायसराय था। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का बाद में जाकर पहला डायरेक्टर जनरल कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंगम। इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। एचटेट में आया था क्वेश्चन, एचटेट के अंदर में। ठीक है, एचटेट में फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? भारत में भारतीय पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? मतलब कि भारत में खुदाई करके पुरानी चीजों को पता करना, इसका जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर में, जल्दी बताइए आप लोग। अंडमान आइलैंड जो है वो पूरा का पूरा सक्रिय ज्वालामुखी है। निकोबार आइलैंड, पहली बात तो अंडमान आइलैंड जो है फ्रेंड्स ये एक कोई आइलैंड नहीं है, द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप कोई द्वीप नहीं है, द्वीप समूह है। बैरन आइलैंड, ठीक है, पंबन आइलैंड। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, भारत के अंदर में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो फट सकता है, बाकी कोई नहीं फटने वाले। ठीक है, सब शांत हो गए। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का।
तो बैरन आइलैंड जो है फ्रेंड्स एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आप लोगों का ये अंडमान निकोबार के अंदर में आप लोगों का है, और इसका फर्स्ट इरप्शन जो हमने नोट किया वो जो है फ्रेंड्स 18वीं शताब्दी के अंदर में किया था आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा जो है इसने अभी कुछ सालों में फिर से फटना स्टार्ट किया, 2017 में अभी इसको ये फटा था फिर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में बैरन आइलैंड, ये हमारा मेन लाइन इंडिया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें अंडमान द्वीप समूह के उत्तर के अंदर में, उत्तर पूरब के अंदर में बैरन आइलैंड है, वो भारत का ही पार्ट है, अंडमान द्वीप समूह का पार्ट, एक्टिव है, ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। भारतीय क्षेत्र के दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से? दो ही ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। एक तो आप लोगों का सक्रिय ज्वालामुखी और एक टाई टाइप फिश हो चुका है वो, ठीक है। तो देखिए एक है आप लोगों का फ्रेंड्स बैरन आइलैंड, अभी आपको बताया बैरन ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी मतलब फट सकता है, एक्टिव है भाई, फट सकता है कभी भी, अभी नहीं फट रहा लेकिन फट सकता है। 2017 में थोड़ा बहुत हलचल उसमें देखने के लिए मिली थी, हम लोग घबरा गए थे कि भाई फटेगा तो वहां पर में फिर से जो है राख राख हो जाएंगी, उधर में फिर कनेक्टिविटी हमारी कट जाती है, उसके साथ में अंडमान द्वीप समूह के साथ में कनेक्टिविटी कट जाती है, फिर वहां से जो शिप वगैरह जाते हैं उन पे भी असर पड़ता है। तो बैरन आइलैंड है, और एक है आप लोगों का नारकोंडम, नारकोंडम जो है वो डोरमेंट है भाई, वो शांत हो गया, अब नहीं फट रहा, बोले मैं हो गया अपना काम, ठीक है। लेकिन बैरन जो है कभी भी फट सकता है, तो बैरन आइलैंड के ऊपर में कभी जाने का नहीं, ठीक है। सोच भी रहे होंगे तो जाने का नहीं, हाँ नारकोंडम पे चले जाओ, ठीक है। आप लोग कहा है नारकोंडम, बैरन आइलैंड, चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो एक्टिव आइलैंड आप लोगों का कौन सा है, ठीक है, बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड लेकर चलूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए आप लोग फ्रेंड्स, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोगों का, यहाँ पर मैं अगर आप जाओगे तो ये बैरन आइलैंड है आप लोगों का। बैरन आइलैंड जो है वो ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर दूर आपका। उसके और ऊपर में जाओगे नारकोंडम आइलैंड है आप लोगों का, ये ठुस हो चुका है, ठीक है, ये नहीं फटेगा। नारकोंडम, नारकोंडम चले जाना, वो डोरमेंट हो चुका है अभी, लेकिन बैरन एक्टिव है। तो नारकोंडम और बैरन ये दो ही वोल्केनो है हमारे पास में, एक फुस और एक एक्टिव, ठीक है। तो लिखो जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, सभी लोग जल्दी से सभी लोग लिखेंगे कि कौन कौन से दो आइलैंड, कौन से दो हमारे पास में जो है फ्रेंड्स ज्वालामुखी है, ठीक है, एक नारकोंडम और एक बैरन। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि आप लोगों की जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंदर में जो न्यू बैच है आप लोगों की, वो आज से स्टार्ट हो रही है। जितने भी बच्चे आज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, आज ज्वाइन हो जाएंगे, उनको दोनों की दोनों ओल्ड प्लस न्यू दोनों बैच आप लोगों को जो है फ्रेंड्स वो मिल जाएंगी। तो आप सभी के सभी जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं, आप सभी के सभी लोग, ठीक है। ओके चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश, भारतीय जो मानव अधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, बीपीएससी टीआरई 1 में आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताएंगे आप। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो स्थापना है, 1600 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आप लोग। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करूं आप लोगों से, तो इसकी स्थापना ना तो 1990 में हुई थी, ना 91 में, ना 92 में, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? फिर 1993 के अंदर में हुई थी फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में पूरा का पूरा अगर आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर में अब आप लोगों की जो है फ्रेंड्स रिवीजन क्वेश्चंस आप लोगों के लेने वाला हूं मैं, ठीक है। तो इसको प्लीज याद रखिएगा आप लोग। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। अब आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान से समझिए आप लोग, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके ऊपर में कानून बनाया गया था 1993 में। मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है आप लोगों की। स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय का मतलब होता है जिसको कोई कानून बनाकर अस्तित्व में लाया गया हो। तो क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आयोग को बनाने के लिए हमारी संसद ने कोई कानून पास किया है, हाँ या ना? बस इतना बताओ पहले। जी हाँ, 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट पास किया गया था, NHRC एक्ट पास किया गया था, ठीक है। तो कानून बना है संसद के अंदर में, तो वो क्या है आपका? एक सांविधिक, या आप लोगों की क्या है, एक, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, एक सांविधिक या फिर स्टैच्यूटरी, इंग्लिश में स्टैच्यूटरी और हिंदी में उसको सांविधिक निकाय। संवैधानिक अलग होता है, संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में उल्लेख है, इसका कोई संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है इसका, इसको कानून के जरिए बनाया गया, तो सांविधिक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, मेंबर होते हैं इसके अंदर में, और अलग अलग जो आयोग है, नेशनल वुमेन्स कमीशन, ठीक है, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। मतलब ये मल्टी बॉडी जो है, ये एक आप लोगों की
क्या है, आयोग है, मतलब एक से ज्यादा मेंबर है इसके अंदर में, अध्यक्ष है और बाकी और भी मेंबर है इसमें। चलिए रिवीजन के ऊपर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में, जो हमारी क्लास नंबर 2 हुई थी उसके कुछ रिवीजन क्वेश्चन आप ही लोगों ने कहा था कि सर ठीक है रिवीजन करवा देना, मैंने कहा था कि अगर आप लोगों का रिस्पांस रहेगा तो मैं रिवीजन भी करवाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया, मतलब उनको कभी उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। देखिए आरपीएफ एसआई के पेपर में आया था क्वेश्चन, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो इसको। ठीक है मैंने डेट के साथ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया पूरा का पूरा, आप लोग रीच चेक कर सकते हो। तो आपसे जब कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो इस सीरीज में, तो बिल्कुल आप 10 से भी ज्यादा एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो भाई नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 में जो चुने गए थे, ये आप लोगों के चुने गए थे फ्रेंड्स निर्विरोध। ठीक है ये याद रखना है, उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। एकमात्र व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब कि कोई पार्टी से खड़े नहीं थे, वो फिर भी जीत गए। ठीक है कांग्रेस ना उस समय बीजेपी तो थी नहीं, जैसे आज मैंने एक बजे वाली क्लास में भी बताया बच्चों को जो बीपीएससी के क्लास में थे। ठीक है तो आप लोग जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है सारी क्लासेस अच्छे से देखिए जो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है तो नीलम संजीव रेड्डी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है निर्विरोध चुने गए थे, और इसके अलावा ये भारत के लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके, एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति दोनों रहे, नीलम संजीव रेड्डी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इंडिपेंडेंट खड़े होकर कोई जीता है राष्ट्रपति का चुनाव, तो वो थे वीवी गिरी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है तो इनकी नियुक्ति जो है फ्रेंड्स ये याद रखना हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है सीएजी का आर्टिकल क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए आप लोगों का आंध्र प्रदेश एसएसबी की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने आप लोगों से पूछा है सीएजी का आर्टिकल क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है आपका सीएजी, इसका आर्टिकल जो है 148 है, ये याद रखना आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 148 पूछा जा सकता है आप लोगों से, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है, ये आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप लोग खुद देख सकते हो। ठीक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, संविधान के अंदर में इसका कोई उल्लेख है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि क्या इसका इसका कोई कानून बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी निकाय है, मतलब बिना कानून बनाए इसको बना दिया गया है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में जरूर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है जल्दी जल्दी से बताते जाइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी, इसका कानून बनाया गया है, वैधानिक निकाय है आप लोगों का, इसको सांविधिक निकाय भी बोलते हैं। ठीक है सांविधिक, ठीक है वैधानिक को ही सांविधिक निकाय भी बोला जाता है। तो वैधानिक और सांविधिक जो है ये पर्यायवाची शब्द है, स्टैट्यूटरी बोला जाता है उसको इंग्लिश के अंदर में। ठीक है याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है तभी जो है मजा आएगा आप लोगों को और ज्यादा जो है स्पीड में क्वेश्चंस करवाने में। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक है बक्सर की लड़ाई जो है उस समय में बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है पश्चिम बंगाल पीसीएस की एग्जाम के अंदर में पूछा गया आप लोगों का, सिविल सर्विसेज की एग्जाम के अंदर में, बताइए आंसर क्या है। चलिए 1800 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि जल्दी से सेशन को लाइक करते रहे आप लोग। 1500 के ऊपर हम लोगों को पहला टारगेट हम लोगों ने अचीव करना है। देखिए अगर मैं बात करूं बक्सर की लड़ाई जो है फ्रेंड 1764 में हुई थी, एक नंबर तो यहां भी बन गया आप लोगों का। ठीक है इस समय बंगाल का नवाब कौन था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो उस समय में जो है बंगाल का जो नवाब था वो था मीर कासिम। ठीक है मीर कासिम, सभी लोग लिख लीजिए। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, और उस समय बंगाल का जो नवाब था वो था मीर कासिम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाने की बहुत बहुत अधिक संभावना है। ठीक है बहुत अधिक संभावना बनती है आप लोगों की। ठीक है मीर कासिम। नाउ
आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4.0 की न्यू बैच जो है फ्रेंड्स आज से स्टार्ट हो रही है। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं न्यू बैच के साथ में ओल्ड बैच भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और जितने भी हमारे लॉयल स्टूडेंट थे जो पहले से पढ़ रहे हैं उन सभी को न्यू बैच हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। ठीक है, और इसी तरीके से जो बच्चा अभी भी जुड़ेगा उसको आगे में भी फ्रेंड्स उसी तरीके से हम साथ में लेकर चलेंगे जैसे अभी साथ में बच्चों को लेकर चल रहे हैं। पहले भी कहा था कि जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में रहेगा, जो टीचिंग परीक्षा के लॉयल स्टूडेंट बनकर रहेंगे, उन लोगों को हमेशा हम आगे रखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन आप देखिए कितना जो है यहाँ पर में एक स्ट्रेटेजिक वे के अंदर में हम लोग इस क्वेश्चन तक पहुंचे जिससे कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मानव अधिकार जो आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में कौन सा वाला पॉइंट सही है ये बताइए आप लोग। अब आप लोग बता सकते हो इसका आंसर। 1438 लाइक्स हो चुके हैं केवल और केवल जो है हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में अब 1443 हो चुके हैं। 57 लाइक्स दूर है हम लोग अब 1500 से। जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को। देखिए अगर मैं बात करूं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, सांविधिक निकाय है, सही बात है। ठीक है, ये सही है आप लोगों का। 1993 में बिल्कुल 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही बात है ये आपका। ठीक है, तो सेकंड वाला भी सही है। ठीक है, जैसे ही दो सही हो गए तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उसमें करेक्शन कर लेना आप लोग नीचे में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एक बहुसदस्यीय निकाय है, मल्टी मेंबर्ड बॉडी। जी हाँ, इसमें एक चेयरमैन होता है, 3 मेंबर होते हैं उसके, और साथ ही साथ कुछ एक्स ऑफिशियो चेयर मेंबर्स होते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, उसके जो अध्यक्ष होंगे वो इसके मेंबर बन जाएंगे अपने आप। एससी एसटी कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, उसके जो अध्यक्ष होंगे वो अपने आप इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत सदस्य निकाय भी है आपका। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव यहाँ पर में आंसर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों से सही वाला पूछा है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव डी। कितने लोगों ने आंसर लगाया, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से। 1495 हो चुके हैं, 5 लाइक दूर है हम लोग अभी। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करते रहेंगे अगर सही हो गया आंसर तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फिर से क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर में। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको एग्जाम 10 से ज्यादा एग्जाम को क्लियर करने लायक आप लोगों को बना दूंगा। ठीक है, 10 से भी ज्यादा एग्जाम क्लियर करने लायक आप लोगों को बना दिया जाएगा। जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। डेट आप लोग बता सकते हो क्या कमेंट करके? ठीक है, डेट बताइए जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोगों को यहाँ पर भी देख सके कितने लोग सही आंसर कर पा रहे हैं। डेट बता देंगे जल्दी से आप लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपके जो है साइंस की भी आप लोगों की क्लास होने वाली है, लेकिन जल्दी जल्दी से हम लोग पहले यहाँ पर में कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबसे दक्षिणी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, 1 2 3, अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हो तो 1 2 3 इस तरह से 3 श्रेणियों के अंदर में इसको बांटा गया, 3 पार्ट के अंदर में। जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर मतलब सबसे नॉर्थ वाला, उसको कहा गया है फ्रेंड्स आप लोगों का हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं इसको, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय भी बोलते हैं, वृहद हिमालय, हिंदी में वृहद हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय, यहां पर में ही सबसे ऊंची ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं ये आपको यहीं पे मिलेंगी, ग्रेटर हिमालय में। सेकंड नंबर पे जो है आप लोगों का वो है आपका हिमांचल, हिमांचल, हिमांचल जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं, लेसर हिमालय। ठीक है, हिमालय। ठीक है, और हिंदी में उसको बोलते हैं हिमांचल हिमालय। ठीक है, हिमांचल हिमालय सेकंड नंबर वाले को। और जो थर्ड नंबर वाला है आप लोगों का सबसे नीचे में, ठीक है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है सबसे नीचे वाला, इसको कहते हैं आप लोग शिवालिक। क्या कहते हो? शिवालिक, सबसे नीचे वाले को। तो आपसे सबसे दक्षिणी पूछा है ना, सबसे दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक है, सबसे नीचे वाली। ठीक है, तो सबसे दक्षिण के अंदर में शिवालिक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो उत्तर से नीचे तक आप लोग आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक लिख दीजिए आप लोग ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक हिमाद्री, हिमांचल, शिवालिक, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, प्लीज याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी प्राप्तकर्ता कौन थे? ठीक है, साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि अब तक जो है कितने जो लोग हैं उन लोगों को भारत रत्न से, कितने विदेशी लोग हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? कितने विदेशी है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है अब तक? बहुत बढ़िया, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, दो विदेशी ऐसे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया विदेशियों को। एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान,
ठीक है, इनको किया गया था फ्रेंड्स 1980, ठीक है, 7 के अंदर में। ओके, तो ये आप लोग एक पॉइंट याद रख लोगे कि भाई ये सबसे पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद में जो दूसरे व्यक्ति थे, यहाँ पर में बोला गया है पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो पहले जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पे थे 1990 में प्राप्तकर्ता नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका से थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से थे, ये याद रखना आप लोगों ने। आप लोगों को नेल्सन मंडेला के बारे में बता दूं कि नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, ठीक है, आप लोगों का 18 जुलाई को, 18 जुलाई को मनाया जाता है उनके बर्थडे के दिन, नेल्सन मंडेला डे, ठीक है, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है, इन्हीं के ऊपर में मनाया जाता है, इनके नाम के ऊपर में। ये सेकंड नंबर के प्राप्त करता थे। तो केवल 2 ही लोग ऐसे हुए हैं विदेशी जिनको भारत रत्न से दिया गया है सम्मानित, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, और नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये दोनों के दोनों पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, कमेंट के अंदर में लिख दो जल्दी से, ठीक है, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, सभी के सभी बच्चे लिख देंगे जल्दी से, याद हो जाए आप लोगों को। नेक्स्ट नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन को कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में पूछा गया था। मैं चाहूंगा कि इसका जो है देखते कितने लोग कमेंट में आंसर कर पाते, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग जीत पाने में सक्षम हो या नहीं, पता चल जाएगा अभी के अभी। चलिए सभी लोग जल्दी से बताइए, और कितने लोग हैं जिन लोगों को पसंद आ रही है ये सीरीज। और ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लिए कंटिन्यू किया जाए ये सारी की सारी सीरीज को, तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो सेशन को, वहां वहां पर में शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो आपके प्यारे, ठीक है, दुलारे कुलदीप सर जो है वो भी हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी जोड़ रहा हूँ। आप लोग आंसर कमेंट के अंदर में करते रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुलदीप सर ओवर टू यू, एंड प्लीज कंटिन्यू, ताकि हम बच्चों के जो है फ्रेंड्स मैक्सिमम सिलेक्शन हम लोग यहाँ पर में बच्चों के करवा पाए। ओवर टू यू कुलदीप सर, थैंक यू। का आंसर कर क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा टू बी। चलिए बताइए किसकी वजह से होता है? सभी लोग इसका आंसर कर देंगे मुझे, इसका आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से, चलिए बताइए। 10 एग्जामिनेशन अगर क्रैक करनी है तो टाइम पास नहीं करना है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने इसका सही उत्तर दे दिया है। अगर जब कभी भी आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो समझ लेना आपको गॉइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उसी तरह से सभी लोग मुझे यह भी बताएंगे कि गॉइटर ये हमारे कौन से ग्रंथि को ग्रसित करता है, हमारी कौन सी ग्रंथि है जिसको गॉइटर ये नाम का डिसीज होता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं गॉइटर की बात कर रहा हूं तो हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। क्या होती है ये? थायराइड ग्लैंड होती है। और ये थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें निकलने वाला एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। क्या नाम होता है? थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है। जब इसकी कमी पड़ जाए, माने कि इसको अगर आयोडीन नहीं मिलता है, तो आयोडीन की कमी होने की वजह से ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन जो है हमारे बॉडी में कम हो जाता है। और जब इसको ये लगता है कि मैं ढंग से काम नहीं कर रही हूं, उस टाइम पे ये अपना साइज बढ़ा देती है, और साइज बढ़ाने की वजह से वो आकार में बड़ा हो जाता है, और उसी बड़े हुए आकार को हम क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंगा बोलते हैं। और मैं कुछ बातें इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा जो वेरियस एग्जामिनेशन में पूछी गए। मैं अगर घेंगे की बात करो, मान की गॉइटर की बात करो, तो घेंगा उन लोगों में नजर आता है जो पहाड़ियों पर रहते हैं। कहां पे रहते हैं? जो पहाड़ियों पे रहने वाले लोग होते हैं उनको जनरली घेंगा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ियों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अगर भूजल पीते हैं, भूजल का मतलब क्या होता है? कुएं से पानी पी रहे, बाकी नदियों से पानी पी रहे, तो वहां पे जो जमीन होती है वहां पे आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है? आयोडीन की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। और कमी की वजह से जो उनके शरीर में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, और थायरोक्सिन की कमी जब हो जाए तो समझ लेना आपका जो थायराइड ग्रंथि उसका आकार बढ़ जाएगा, और उसके वजह से आपको घेंगा माने कि गॉइटर हो जाएगा। ये क्लियर है? चलिए, ये आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। पर उसके पहले ये टेबल जो मैं बार 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 आपको बता रहा हूं कि इसे याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। जब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लूंगा तब जाके आप सभी को इसका इंपोर्टेंस समझ में आएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा?
विटामिन ए के कमी के वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, रतौंधी बोलते हैं। मैं अगर विटामिन B1 की बात करूं, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं, इसकी कमी होगी तो बेरी बेरी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं ये चार्ट बहुत बार पढ़ा चुका हूं और मुझे लगता है कि आधे से लोगों को, ज्यादा लोगों को याद हो जाएगा। इसके ऊपर मैं वेरियस एग्जामिनेशन में आने वाले अभी क्वेश्चन लूंगा, तो सभी लोग एक बार सभी लोग रिवाइज कर लेंगे। विटामिन सी, जिसे हम, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल रासायनिक नाम क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। विटामिन सी की कमी हो गई तो आपको स्कर्वी हो जाएगा, माने कि आपके दांतों में से खून निकलना शुरू हो जाएगा। मैं अगर विटामिन डी की कमी करूं, विटामिन डी की कमी, इसका केमिकल नाम क्या है जी, वो भी लिख देंगे। और इसकी कमी हो गई तो छोटे बच्चों में रिकेट्स हो जाएंगे, आपके बोन जो होते हैं वो नाजुक हो जाते हैं। और उसी तरह से अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो बोन और आपके दांत सड़ने लग जाएंगे। और आयोडीन की कमी हो गई, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसे गॉइटर हो जाता है, घेंगा हो जाता है। वही अगर आयरन की बात करूंगा तो एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया। एक और बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, माने कि इसका शोषण करने में कौन सा विटामिन मदद करता है, वो करता है आपका विटामिन डी। कौन सा करता है, विटामिन डी। और इसे ही सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सनशाइन विटामिन बोला जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर खुद बनाता है। और काय में बनाता है जी, वो बनाता है सूरज की किरणों में। और उसी तरह से अगर मैं बात करूंगा आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए, कि आयरन को शोषण करने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो वो करता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। कौन करता है, एस्कॉर्बिक एसिड। सर ये कौन सा विटामिन है, ये तो एसिड बताया, पर आपको बता दूं ये एसिड का नाम ही क्या है जी, आपका कहा गया, ये रहा आपका विटामिन सी। विटामिन सी का ही दूसरा नाम क्या है, जिसे बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। और यही एस्कॉर्बिक एसिड जो है आयरन को अवशोषण, माने कि शोषण करने में मदद करता है, और उसकी कमी से एनीमिया नाम का डिसीज होता है। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे उन क्वेश्चंस को जो अभी वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगर आपको भारत में होने वाली सभी एग्जामिनेशन को फोड़ना है और अपनी तकदीर बनानी है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। देखो कहां पे पूछा गया है, यूपीएससी 2014 में पूछा गया है, एसएससी 2017 में पूछा गया है, एनडीए और एनए 2019 में पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबव आर करेक्टली मैच, माने कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से विटामिन की जोड़ी एग्जैक्टली करेक्ट बताई गई है। जिसको भारत में होने वाली सभी एग्जामिनेशन को फोड़ना है, एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे। आपका जज्बा भी देखना चाहता हूं कि आप में अंदर कितनी आग है, आपके अंदर कितनी आग है, क्योंकि आग जब तक नहीं है तब तक तपन नहीं बनती है, और जब तक तपन नहीं होती है ना तब तक मेहनत नहीं निकलती है, और जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक पसीना नहीं आएगा, और जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक आपका माथा सूरज की तरह नहीं चमकने वाला। जब तक सूरज की तरह नहीं चमकोगे तो पड़ोसी को कैसे पता चलेगा कि भाई साहब आपका समय आ चुका है ना। तो चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे। सभी लोग बोल रहे हैं, देखिए विटामिन सी, स्कर्वी अभी हमने देखा, स्कर्वी नाम का डिसीज होता है। विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स नाम का डिसीज होता है। अब मुझे बताइए, विटामिन ई की अगर कमी हो गई तो क्या नाइट ब्लाइंडनेस होता है? जी बिल्कुल, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं, ये कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, ये हमने पढ़ा है। और विटामिन B1 जिसे हम थायमिन बोले हैं, इसके कमी से बेरी बेरी, माने कि ऑप्शन नंबर 1 सही, 2 सही और 4 सही, माने कि ऑप्शन नंबर 1 जो है, ए जो है आपका सही उत्तर रहेगा। क्लियर है? क्लियर है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। एसएससी एमटीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का नाम अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत जो अभी आपके गांव में, आपके कस्बों में और मार्केट में जाओगे तो भाई साहब गोल गोल हरा हरा होता है, उसका नाम क्या जी? आंवला। क्या होता है? आंवला। और एक बात आपको बता दूं, विटामिन सी वो विटामिन होता है, वो विटामिन होता है जो उष्मा से खत्म हो जाए, उष्मा से खत्म हो जाए, उसका निस्त नाबूद हो जाता है। क्योंकि अगर
जो विटामिन सी खाने वाली चीजें होती है उनको अक्सर कच्चा खाया जाता है ताकि पूरा का पूरा विटामिन सी हमें मिले, पर उसे गर्म करके उसे बॉईल करके खा रहे हो तो समझ लेना बस आप कचरा खा रहे हो। क्या खा रहे हो? कचरा खा रहे हो, आपको साथ में रखना है। और उसी तरह से मुझे बता देंगे कि नींबू और संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? सभी लोग इसमें भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए। और अब बताओ, एक बात बताता हूं, ये मिर्ची जो है ना, किन किन लोगों को मिर्ची भाई साहब पसंद है? चलिए, आंवला कच्चा खाओ जी, बिल्कुल आंवला कच्चा खाना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो नींबू और संतरे में कौन सा एसिड होता है जी? ये होता है आपका साइट्रिक एसिड। कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड। देखिए, नींबू, संतरा, आंवला, मिर्ची, तीनों में भी विटामिन सी पाया जाता है, पर यहाँ पे बोला गया गुड सोर्स माने कि आपका आंवला रहेगा। मिर्ची किसका स्रोत अच्छा होता है? ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अगर मिर्ची खाओगे तो आप आंखें तेज रहेगी, इसकी तरह उल्लू की तरह आंखें रहेगी, नहीं तो भाई साहब गए काम से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक बात बताता हूँ मिर्ची के बारे में, एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए मिर्ची, लाल कलर की मिर्ची, और मिर्ची में भाई साहब बहुत सारे विटामिन होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विटामिन जो होता है विटामिन ए है। कौन सा है? विटामिन ए पाया जाता है। और एक बात आपको पूछना चाहूंगा, मिर्ची खाने के बाद तीखा क्यों लगता है? चलिए, मिर्ची खाने के बाद तीखा क्यों लगता है? बहुत बढ़िया, किसी ने आंसर दिया अभी अभी, जस्ट ऊपर चला गया। बहुत बढ़िया, सावित्री जी, निशा जी ने आंसर दिया है। मिर्ची खाने के बाद उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है कैप्सिसिन। क्या नाम है? कैप्सिसिन। और एक कैप्सिसिन खाने के बाद जो है आपके ब्रेन को एक सेंसेशन जाता है कि भाई साहब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा कहीं पे आग लग गई है, और जैसे सेंसेशन मिलते हैं उसी तरह से ब्रेन बोलता है कि पानी पियो। क्योंकि हमें पता है कि आग लगने के बाद कौन काम आता है? पानी आता है, और वो जो जलन है उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पाइसी बोलते हैं। एक बात आपको पूछना चाहूंगा, जो हमारी जीभा होती है, जो हमारी जीभा होती है उसमें स्पाइसी टेस्ट कहां पे होती है? स्पाइसी टेस्ट बर्ड्स, बर्ड्स कहां पर होती है? क्योंकि हमारी जीभा के ऊपर जो है हम मीठी चीज, कड़वी चीज, खट्टी चीज और मीठी चीज को जान सकते हैं, बराबर है। स्पाइसी टेस्ट जो है हमारी जीभा के अंदर कहां पर होती है? कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया जी, देखिए यहां भी आंसर आ रहे हैं। हमारे जीभा के अंदर स्पाइसी टेस्ट जानने के लिए, टेस्ट जानने के लिए कोई भी बर्ड्स नहीं होते हैं। कोई भी बर्ड्स नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। कोई भी बर्ड्स नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मोए मोए हो गया है कि आपको लगता है कि तीखा जीवा से नहीं भाई साहब, ब्रेन बताता है। कौन बताता है? ब्रेन बताता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मेल किया गया है, माने कि कौन सी पेयर जो है इनकरेक्टली मैच करी गई है। यहाँ पे थायमिन और उससे होने वाले रोग, देखो मैं आपको मजाक लग रहा है कि इतने दिन से बता रहा हूं कि वो टेबल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर देखो, आया कि नहीं ध्यान में? आया कि नहीं ध्यान में? हर एग्जामिनेशन में अगर विटामिन में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसी टेबल पे पूछा गया है मैक्सिमम तौर पे। चलिए इसका आंसर कर देंगे, और इसका आंसर जिसने दिया ना, समझ लेना वो बहुत बड़ा ही शातिर समझूंगा। क्योंकि देखो यहां पे बोला गया गलत मेल। एक बात मुझे बताइए, थायमिन, B1 बेरी नाम का डिसीज होता है, ये सही है। अगर मैं एस्कॉर्बिक एसिड माने कि विटामिन सी की बात कर रहा हूं तो इसके कमी से स्कर्वी नाम का डिसीज होता है, ये भी सही है। मैं अगर बात कर रहा हूं विटामिन के की, जिसे फाइलोक्विनिन के नाम से जाना जाता है, इसकी अगर कमी हो गई तो ये भाई साहब ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। एक बात मुझे बताइए, विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो भाई साहब आपको कौन सा ब्लाइंडनेस होता है जी? आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कौन सा ब्लाइंडनेस होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और यहां पर क्या लिखा है भाई साहब? यहां पर क्या लिखा है जी? यहां पर लिखा है कलर ब्लाइंडनेस। अब मुझे बताइए, कलर ब्लाइंडनेस होता है? नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? विटामिन सी की जोड़ी कलर ब्लाइंडनेस का गलत बताई गई है। उसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस की अगर मैं बात करूं तो कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज होता है। एक प्रकार का जेनेटिक डिसीज होता है। अगर आपके खानदान में किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आने वाली जो आपकी संतति रहेगी, जो आपका आने वाला वंश रहेगा, उसमें किसी ना किसी को कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है? अगर मैं आंखों की बात करूंगा, एक बात मुझे बताइए,
हमारे रेटिना के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है जो भाई साहब जिसके कमी के वजह से, माने कि देखिए मैं अगर बात करूंगा रेटिना की, सभी लोग मुझे बताएंगे रेटिना का काम कौन सा होता है जी? रेटिना का काम कौन सा होता है? इसके ऊपर हमारा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। एक बात मुझे बताइए, ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसे बनता है? सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? ये बनता है भाई साहब उल्टी इमेज बनता है। क्यों बनता है जी? क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया है? ये जो हमारा लेंस है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, जिसे हम बोलेंगे हम उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में बनने वाला जो प्रतिबिंब रहेगा कैसे रहेगा? उल्टा रहेगा। मैं अगर बात करूंगा कि रेटिना के ऊपर कौन सी कोशिकाएं होती है, कौन सी सेल्स होती है जो आपको नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मैं अगर बात करूंगा दो कोशिकाएं होती है। एक होती है रॉड सेल्स जिसे हम शंकु कोशिकाएं बोलते हैं, बेलन, ठीक है, बेलन आकृति जो है वो कोशिकाएं बोलते हैं। एक होता है आपका कोन सेल, मान की शंकु कोशिका है। एक बात मुझे बताइए, ये रॉड सेल्स जो होती है ये आपको अंधेरे में देखने को मदद करेंगे, अंधेरे में देखने को मदद करती है। और ये कोन सेल जो होती है ये आपको दुनिया जो है वो कलरफुल दिखाती है। क्या दिखाती है? कलरफुल, माने कि जो गोरा है, काला है, नीला है, पीला है, हरा है। ओ भाई साहब आपने काला पैंट पहना है, ओ दीदी आपका, चलो ठीक है। हाँ, तो कलर देखने में कौन मदद करता है? शंकु कोशिकाएं मदद करते हैं। कौन मदद करता है? शंकु कोशिकाएं मदद करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई तो रॉड सेल काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि रॉड सेल में एक पिगमेंट बनता है, एक केमिकल बनता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे रोडोप्सिन। रोडोप्सिन नाम का एक केमिकल, एक पिगमेंट बनता है और वो हमें अंधेरे में, मान कि जब प्रकाश की मात्रा कम हो जाए उस टाइम पे देखने में मदद करती है। बराबर है? समझ में आ गया है जी? चलिए ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, है ना? ऐसे तो बोलते हो दुनिया कलरफुल है तो शुक्रिया अदा मनाओ अपने माँ बाप का, ठीक है? उसको उनको कलर ब्लाइंडनेस से तो अच्छा है। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कलर नहीं देख पाते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए उनकी दुनिया कैसे काली पीली नजर आती होगी, है ना? चलिए कोई नहीं, इसका आंसर कर दीजिए सभी लोग। विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सनरे, सनरे से पाने वाला आपका विटामिन डी। देखिए हमारे शरीर में सबसे पहले बनता है विटामिन D3, इसे इनएक्टिव फॉर्म बोला जाता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। पर इसे जो है बाद में लीवर और हमारी किडनी जो होती है इसे कन्वर्ट करती है दूसरे फॉर्म में, उसे बोला जाता है विटामिन D2। क्या बोला जाता है? विटामिन D2। और ये विटामिन D2 जो होता है ये एक्टिव फॉर्म है। ये क्या है हमारे विटामिन डी का? ये एक्टिव फॉर्म है और इसी के मदद से जो है हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, कैल्शियम का शोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, उसे उपयोग में लाया जाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और कोई मुझे बता सकता है कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा, या इसे हम ऑर्गो कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद जी, राइबोफ्लेविन नहीं होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, सभी कुछ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस 2017, एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, मसूड़ों से खून आना, दांतों का गिरना, हड्डियों का कमजोर होना और घाव ना भरना, इसमें देरी होना, ये निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होती है? चलिए मैंने वो टेबल इतनी बार आपको बताया है कि उसे अच्छे करके रखना, क्योंकि मैंने पढ़ा है पूरा, जो क्या बोले एनालिसिस दिमाग में उतरा है। मुझे पता है उस टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका आंसर क्या रहेगा? विटामिन सी रहेगा। क्या रहेगा जी? विटामिन सी रहने वाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सीडीएस 2017 और
एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वाशियोरकर क्या है? क्वाशियोरकर क्या है? अक्सर आपने इस तरह के बच्चे देखे होंगे। जनरली इस तरह के जो बच्चे हैं, ये जो बहुत गरीब देश है, जहां पे न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है, वहां पर नजर आएंगे। उनके पेट जो है ऐसे बड़े बड़े नजर आते हैं और हाथ पैर जो है एकदम पतले पतले, एकदम लकड़ी के जैसे एकदम पतले होते हैं। इस डिसीज को बोला जाता है क्वाशियोरकर। क्या बोला जाता है? क्वाशियोरकर। ये किसकी वजह से होता है? अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, और प्रोटीन की कमी होने की वजह से आपके शरीर को इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, आपकी मांसपेशियां जो है एकदम पतली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएगी, और उसी डिसीज को क्या बोला जाता है? क्वाशियोरकर बोला जाता है। और यह भी आपको याद रखना है कि क्वाशियोरकर सबसे ज्यादा किस देश में पाया जाता है? तो यह आपके अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है, क्योंकि वहां पे जो देश है वो इतने इतने गरीब है कि भाई साहब उनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। और इसीलिए WHO और जो आपके फूड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अक्सर बड़े बड़े देशों से जो है उनको डोनेट किया जाता है, ताकि वो और पले बड़े और अच्छे से विकसित हो। बराबर है? ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। चलिए, सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट बट लेस फैट, sufficient carbohydrate and fat but deficiency in protein in diet, sufficient vitamin but deficiency in fat। तो सीधी सी बात है, प्रोटीन की कमी ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा जी? ऑप्शन नंबर बी। सभी को यही समझ में आ गया है? चलिए, बहुत गजब का आंसर कर रहे हो। और उसी तरह से एक और डिसीज है जो प्रोटीन की कमी की वजह से, तो उनको भी आपको याद रखना है। एक है आपका मैरास्मस। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, और डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, माने कि एनर्जी जो होती है उसकी अगर कमी हो गई, तो आपका शरीर कुछ इस तरह से हो जाता है, एकदम सूखी हुई लकड़ी की तरह, सूखी हुई पेड़ की तरह शरीर पूरा सूख जाता है। पूरी हड्डियां जो होती है वो दिखाई देती है, और शरीर में जान ना के बराबर बचती है। उस डिसीज को क्या बोला जाता है? मैरास्मस। ये प्रोटीन की कमी और कैलोरीज जो होती है, कैलोरीज माने कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सी बात है, उसकी कमी के वजह से होती है। और उसी तरह से तीसरा डिसीज है जिसे हम पीईएम के नाम से जानते हैं। पीईएम का मतलब क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माने कि एक ऐसा डिसीज, ना ही आपको प्रोटीन मिल रहा है, ना ही आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ना ही आपको फैट मिल रहा है, माने कि आपको खाना ही नहीं मिल रहा है, बस 2-4 दिन के अंदर बस एक टाइम खाना मिल रहा है, तो समझ लेना आपका शरीर जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन माने कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से आपकी ग्रसित हो जाएगी। और ये कॉम्बिनेशन होता है आपका मैरास्मस और क्वाशियोर का। क्लियर हो गया है? इतना क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रेडियो एक्टिविटी? चलिए बताते हैं, आंसर कर देंगे सभी लोग। रेडियो एक्टिविटी का किसने किया है जी? ओनली स्टडी होता है, बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। टीचिंग परीक्षा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी मिलता है, और मनोरंजन के साथ ही आपकी पढ़ाई होती है, क्योंकि पढ़ाई ये एक्चुअली टेंशन वाली बात नहीं, ये एंजॉयमेंट की बात है। किसकी बात है? एंजॉय, मजा आना चाहिए पढ़ने में भाई साहब। चलिए, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताएंगे सभी लोग। किसने बताया था? एकदम सही बात बोली आपने, ये बताया था सबसे पहले हेनरी बैक्वेरेल ने बताया था। किसने बताया था? हेनरी बैक्वेरियल। पर इस यहां पर कुछ लोगों ने मैडम क्यूरी बोल दिया। भाई साहब, मैडम क्यूरी नहीं थी, सबसे पहले थे हमें हेनरी बैक्वेरियल, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हेनरी बैक्वेरियल वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1896 में सबसे पहले बताया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे कुछ तत्व बाहर निकलते हैं, ठीक है, और उसी तत्वों को बाहर निकलने को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी ये नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रेडियो एक्टिविटी, माने कि रेडियो धर्मिता ये नाम दिया था। और इसीलिए इसीलिए हेनरी बैक्वेरियल के नाम से ही रेडियो एक्टिविटी का यूनिट भी रख दिया, उसे गिना जाता है बैक्वेरियल में। किसमें गिना जाता है? बैक्वेरियल में। और उसी तरह से जिन लोगों ने मैडम क्यूरी का नाम लिया है, आपको बता दूं, मैडम क्यूरी उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी जो है एक साथ काम कर रहे थे, उसके ऊपर पोलोनियम और रेडियम के ऊपर। ये पोलोनियम और रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उन्होंने 1898 में खोज निकाला था, और उसी लिए उनको 1903 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में। नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो याद रखेगा,
कि मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड माने कि पेरी क्यूरी जो है उन्होंने कौन से एलिमेंट की खोज की, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो एक बात बताएंगे, उसका आंसर रहेगा, एक रहेगा पोलोनियम और एक होता है आपका रेडियम। रेडियम को किसने देखा है? रेडियम को किसी ने देखा है? रेडियम का बहुत कम मात्रा जो है आपने देखा होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर कौन कौन करता है। यहां पे आपको वैज्ञानिक दिया गया है और उन्होंने कौन सी खोज की उसके बारे में आपको जोड़ी लगाना है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर कर सकता है फास्ट। चलिए जी बताइए, जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी। अगर मैं आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूं तो इन्होंने लॉज ऑफ मोशन बताए थे। और मैं अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर रहा हूं तो इन्होंने पेनिसिलिन के बारे में बताया था। तो आपकी जोड़ी क्या हो गई जी? आपकी जोड़ी होगी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और 4। 2 अरे 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। उसी तरह से आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दोगे कि देखते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की, उसी तरह से सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल है वो किसने किसने सजेस्ट किया था। उसके बाद सबसे पहला सक्सेसफुल एटॉमिक स्ट्रक्चर बताने वाले वैज्ञानिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर सक्सेसफुली बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चलिए देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर करता है। बहुत बढ़िया। प्रोटॉन की खोज किसने की? रुदरफोर्ड। किसने की? रुदरफोर्ड ने की थी, बराबर है, रुदरफोर्ड ने की थी, बिल्कुल रुदरफोर्ड ने की थी। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? फास्ट, सबको पता रहना चाहिए, ये वैज्ञानिक ऐसे जिसको पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती और आप तो कदापि नहीं भूल सकते। बहुत बढ़िया, चांडविक जी ने की थी, चांडविक जी ने की थी, ये भी आपका सही है। चलिए फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने सजेस्ट किया था? भलाई वो फेल हो गया था, वो बात की बात है, पर इसका आंसर 99% लोग गलत करेंगे, मुझे पता है 99% लोग गलत करेंगे, मुझे पता है। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल सजेस्ट करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? देखते हैं कितना लोग जो है, मुझे पता था आप वही बोलोगे। गोल्डस्टीन ने कैथोड एनोड रे की खोज की थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रियांशु कुमारी जी ने एकदम सही उत्तर दिया है। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल सजेस्ट करने वैज्ञानिक जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन थे, ये याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा भाई साहब, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और उसी तरह से पहला जो परमाणु जो स्ट्रक्चर होता है वो सक्सेसफुली बताने वाले, माने कि मैक्सिमम माना गया उनकी बातें, वैसे वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे आपके डाल्टन साहब जी। कौन थे? डाल्टन साहब जी थे, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। आने वाले समय में इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो सबको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट? नकारात्मक रूप से आवेशित कौन होता है? अल्फा होता है, बीटा होता है, उसके बाद गामा होता है कि एक्स रे होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? नकारात्मक बोला गया है तो इसका आंसर आपका बीटा रे रहेगा। क्या रहेगा? बीटा रहेगा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसमें रेडियो धर्मिता नाम की जो विशेषता होती है, इसमें से अक्सर जो है कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते रहते हैं। जैसे कि मैं अगर यूरेनियम की बात कर रहा हूं या किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो इसे अल्फा रेज, उसके बाद गामा रेज और बीटा रेज जो है बाहर निकलते रहते हैं। मैं अगर अल्फा रेज की बात करूंगा तो ये होते हो क्या? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वही अगर मैं गामा की बात करूंगा तो गामा में कोई भी चार्ज नहीं होते, माने कि ये आवेशहीन होते हैं। कैसे होते हैं? आवेशहीन होते हैं, ये चार्ज लेस होते हैं। वही बीटा पार्टिकल की बात करूंगा तो ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। यही खत्म नहीं होता है, इनके ऊपर और क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? ऐसे यहां पे बोला गया है
कि अगर मैं अल्फा, अगर मैं बीटा और अगर मैं गामा को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा भेदन शक्ति किसमें रहेगी, सबसे ज्यादा भेदन शक्ति किसमें होती है। चलिए देखते हैं कितना लोग इसका सही उत्तर करता है। डायग्राम आपके सामने है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बताइए कि ये सबसे ज्यादा भेदन शक्ति किसमें होती है। किसमें रहेगी जी, ये रहती है आपकी गामा किरणों में। किसमें रहती है, गामा किरणों में रहती है। और उसी तरह से मैं अगर आपको बात बोलूं कि अगर मैं अल्फा, अगर मैं बीटा और अगर मैं गामा और उसी तरह से मैं न्यूट्रॉन रे को अगर मैं कंपेयर करूं और अगर मैं बोलूं कि इन तीनों की, अगर मैं ये बोलूं कि तीनों की जो गति है वो गति जो है वो समान है। गति कैसे है, समान है, माने कि सबकी समान स्पीड है। और अभी अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे ज्यादा भेदन शक्ति किसकी रहेगी, तो इस केस में आप किसका आंसर करोगे। देखते कौन कौन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। अगर इन तीनों चारों किरणों में सबकी सभी पार्टिकल्स की अगर मैंने गति समान पकड़ी है, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा भेदन शक्ति किसकी रहेगी, वो रहेगी आपकी न्यूट्रॉन की रहेगी। किसकी रहेगी, न्यूट्रॉन की रहेगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कैसे रखना है, अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है जी, सभी को क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उसी तरह से एक और पॉइंट रह गया, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा, ये पूछा जाता है कि अल्फा बीटा गामा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड माने कि जिसे बोलेंगे हम विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, क्या उसका असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर मैं बीटा किरणों की बात करूंगा तो ये पॉजिटिव जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड, उसके तरफ झुक जाएगी। और ये अल्फा जो होती है ये नेगेटिवली चार्ज, मान कि जिसे हम कैथोड जो बोलते हैं उसकी तरफ झुक जाएगी। और हमारी गामा किरणें जो होती है वो सीधे निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि गामा के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। इतना क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कर देंगे, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर देते रहेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस किरण की प्रवेश क्षमता सबसे अधिक होती है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रहेगी, किसकी रहेगी जी, किसकी रहेगी, बहुत बढ़िया, गामा किरणों की रहेगी। किसकी रहेगी, गामा किरणों की रहेगी। उसके बाद में अगर आपको पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर, रेलवे, हाँ ठीक है, इसका आंसर कर देंगे, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी नहीं छोड़ी मैंने, ना ही मैंने यूपीएससी छोड़ी है, ना ही मैंने नीट छोड़ी है, ना ही मैंने जेडबलई छोड़ी है, ना ही मैंने बीपीएससी छोड़ा है, ना ही मैंने यूपीडेट छोड़ा है, ना ही मैंने एक एक एग्जाम जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। पर इतना ध्यान में रखेगा, हमारी मेहनत विफल नहीं होनी चाहिए। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना हम मेहनत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन निकालने को रात रात भर जगना पड़ता है, रात के 1 2 कभी कभी 3 भी बज जाते हैं। तो अगर आप वो मेहनत करने को तैयार हो हमारे साथ, तो जरूर आप सभी लोग एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लोगे। जितनी मेहनत से हम आप सभी के लिए क्वेश्चन निकाल कर रहे हैं, एक बात बताइए, किसी टॉपिक के ऊपर मान लीजिए आपके पास 100 पेपर है और उसके ऊपर एक टॉपिक से अगर क्वेश्चन ढूंढना है तो कितनी मेहनत लगती होगी। कभी आप करके देख लो, पूरी रात निकल जाती है, पूरी रात निकल जाती है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर सभी लोग। ठीक है, तो मेहनत करने को तैयार रहना, पीछे नहीं झुकना। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण धनात्मक आवेशित होता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका अल्फा रे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सीडीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बीटा पार्टिकल्स आर जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रॉन से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, प्रोटॉन से या पॉजिट्रॉन होते हैं।
चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं जी? ये ऋणात्मक होते हैं। और ऋणात्मक कौन दिखाई दे रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। कौन दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं अल्फा किरणों की बात कर रहा हूं तो अल्फा किरणें ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये और कुछ नहीं मतलब हीलियम के परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? हीलियम के परमाणु होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर कर देंगे। यूपीटेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फास्ट। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज स्टॉप बाय द पेपर? पेपर से एक पतला सा पेपर आपके पास है, न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर के कपड़े आपने पहन लिए, एक जॉकेट बनाकर भाई साहब लेबोरेटरी में चला गया, तो उस केस में कौन से किरणों को आप रोक सकते हो? अल्फा को, बीटा को, गामा को, या कोई भी नहीं? बताइए। अल्फा, बीटा, गामा। सबसे कम भेदन शक्ति किसकी होती है जी? किसकी रहती है सबसे कम भेदन शक्ति? वो होती है आपकी अल्फा किरणों की। किसकी होती है? सबसे कम भेदन शक्ति होती है आपकी अल्फा की। सेकंड नंबर पे बीटा रहेगा और थर्ड नंबर पे आपका गामा होता है। ये आपको याद रखना है। और चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा भेदन शक्ति वाला कोई रे होगा तो न्यूट्रॉन रे होती है। कौन सी? न्यूट्रॉन रे होती है। क्लियर है? और उसी तरह से आप सभी को बता दो, आप सभी के अनुरोध के ऊपर बीपीएससी टीआरई 4.0 की नई बैच जो है आज से शुरू हो चुकी है। और आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है ताकि आप अभी के अभी यहाँ पे रजिस्टर करो और अपनी सीट बुक करो ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है? और उसी तरह से आपको यह भी बात याद रखना है, अगर आपने आज 12 बजे के पहले, रात के 12 बजे के पहले अगर कोर्स परचेस कर लेते हो तो आपको लगभग 7 अदर कोर्सेज फ्री मिलेंगे जिसकी प्राइस लगभग 10,000 के ऊपर रहेगी। और जो आज 12 बजे के पहले लेगा उसको पुरानी वाली बैच और नई वाली बैच दोनों में भी ऐड किया जाएगा। माने कि पुरानी बैच के पूरे नोट्स उनको मिल जाएंगे और नए बैच के जो लाइव क्लासेस है वो भी मिलने वाले, पर कल कभी नहीं आएगा। ठीक है? चलो याद रखिएगा। और आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा सिलेक्शन देने वाला प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा क्यों है कि अभी तक जितने काउंटिंग हुए ना लगभग 29,700 से भी ज्यादा बच्चों की सिलेक्शन कर चुका है। कितना? 29,700 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो गया। लोग लिखते हैं हजारों, वो हजारों नहीं, ये 10,000 से भी ज्यादा है। कितना है? 10,000 से भी ज्यादा है। बस एक ही परीक्षा, टीचिंग परीक्षा। ठीक है? तो उसके बाद एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए। टेबल सॉल्ट नाम क्या है जी? NaCl। नाम क्या है? NaCl। NaCl बनता कैसा है? NaCl बनता कैसा है? चलिए और जिसको भी बैच लेना है उन्होंने नीचे दिए जो नंबर है, जो नीचे नंबर चल रहा है उसके ऊपर कॉल कीजिएगा। आपको पूरी क्वेरीज, पूरा सिलेबस, उसके साथ पूरे बैच की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद आप बैच ले सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीक एसिड जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए टेबल सॉल्ट जो बनता है वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। कोई बता सकता है वो मजबूत अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है? चलिए देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर करता है। चलिए देखा है, यहां पे हमने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। और सेकंड कौन सा है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है ना। इन स्ट्रॉन्ग बेस मान की मजबूत क्षार जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका NaCl बनता है। तो वो कौन कौन रहेगा? मजबूत क्षार का नाम बताइए और साथ में उसका नाम बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त आंसर किए। वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा आपका HCl और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा आपका NaOH। इन दोनों को भाई साहब मिला दो, आपको क्या बन जाएगा? H जो है भाई साहब OH के साथ कंबाइन हो जाएगा और Na और Cl जो कंबाइन हो जाए तो आपको क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका NaCl बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और ये NaCl इसका गुणधर्म कैसे रहेगा? इसका गुणधर्म कितना रहेगा, कैसे रहेगा, और इसका pH कितना रहेगा? चलिए देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर कर पाते हैं।
मैं बस इक्के तुक्के क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन से कम 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। माने कि मैंने एक दिन के अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी कर लिए, तो डेली के आप कम से कम 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये भी आपको याद रखना है। और पूरा 1 घंटा या 1.5 घंटा क्लास होता है, तो समझ लेना उस दिन आपने कम से कम 100 क्वेश्चन को रिवाइज किया है, बराबर है। तो एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे NaCl जो बना है उसका धर्म कैसे रहेगा? ये उदासीन रहेगा। कैसे रहेगा? उदासीन रहेगा। और इसका पीएच कितना रहेगा जी? बहुत बढ़िया, इसका पीएच रहेगा 7। क्या रहेगा? पीएच रहेगा 7। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने वही पढ़ा है कि NaCl जो है HCl और NaOH ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? यहाँ पे होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी होती है? न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हम उदासीनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? उदासीनीकरण बोलते हैं। और उदासीनीकरण में क्या होता है? एसिड और बेस माने कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है? नमक बनता है। और क्या बनता है? आपका पानी बनता है, H2 बनता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात कर रहा हूं, तो इसमें बनता है आपका नमक और पानी बनता है। और ये सभी लोग मुझे बताएंगे ये कैसे रहेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस अगर है, माने कि अगर मैं HCl प्लस अमोनियम सॉल्ट अगर बनाता हूं, तो इससे जो है भाई साहब आपका सॉल्ट बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। और उसी तरह से यहाँ पे H2O बनता है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे ये सॉल्ट का गुणधर्म कैसे रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है HCl कैसा है जी? ये स्ट्रॉन्ग है। और अमोनियम कैसा रहेगा? ये वीक बेस रहेगा। अमोनियम वाटर जिसे बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बराबर है। तो एक बात मुझे बताइए, जो मजबूत रहेगा उसे उसी का गुण आने वाला है। माने कि यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा वो कैसे रहेगा? अम्लीय रहेगा। कैसे रहेगा? अम्लीय रहेगा। माने कि इसका पीएच 7 से कम रहेगा। पीएच कितना रहेगा? 7 से कम रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ेंगे। Which of the following substances is used as a neutral indicator to test the acid and base? टर्मरिक रहेगा, शुगर रहेगा, सॉल्ट रहेगा, विनेगर रहेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। ये पता है किसमें पूछा गया है? ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ में ये आरआरबी ग्रुप डी में भी आया है। किसमें आया है? ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत सही बताया, इसका आंसर रहेगा आपका टर्मरिक। क्या रहेगा? टर्मरिक। एक बात मुझे बताइए, अगर मैंने हल्दी एसिड में डाल दिया, अगर मैंने हल्दी बेस में डाल दिया, अगर मैंने हल्दी किसी किसी क्या बोल उदासीन या किसी बोलेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस में डाल दिया, तो आपको कौन सा रंग मिलेगा? हल्दी अगर मैंने एसिड में डाल दिया तो कौन सा रंग रहता है? इसका पीला रंग ही रहेगा। क्या रहेगा? पीला रंग ही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। अगर मैंने हल्दी बेस में डाल दिया तो भाई साहब आपको क्या मिल जाएगा? आपको लाल रंग मिल जाएगा, रेड कलर मिल जाएगा, बराबर है। और उसी तरह से किसी न्यूट्रल चीज में डाल दोगे तो यहाँ पे भी आपको पीला रंग ही मिलेगा। हल्दी में कोई भी बदलाव नहीं होता है। एक कॉमन सा एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर मैंने हल्दी का पानी लिया, अगर मैं हल्दी से बना हुआ पानी लूंगा और उसमें अगर मैंने साबुन मिला दिया, साबुन का झाग बना लिया और उस पर अगर लिख रहा हूं, तो यहाँ पे आपको कौन सा रंग मिलता है? लाल रंग मिलता है। क्यों? क्यों? क्योंकि हल्दी जो होती है भाई साहब वो बेस के साथ। एक बात मुझे बताइए, जब साबुन की बात निकल ही गई है, तो साबुन में कौन सा बेस होता है? कौन सा क्षार होता है? चलिए, साबुन का पीएच 7 से अधिक है, ये तो आप सभी लोग मानते हो। अगर साबुन का पीएच 7 से अधिक है, तो इसमें पाए जाने वाला कौन सा क्षार है? बताइए। बहुत बढ़िया, सोडियम एंड पोटेशियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। पोटेशियम के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं किसमें? साबुन में होते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये दोनों भी कैसे रहेंगे? क्षारीय रहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
ये हमने टर्म के बारे में देख लिया। चलिए इसका आंसर करेंगे। एसिड बेस सॉल्ट भी अक्सर आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। कोई भी रुकेगा नहीं, मुझे पता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से कर लोगे, आप सभी लोग आसानी से कर लोगे। सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ठीक है। डेली सब्सक्राइब करना है, बढ़ते जाना है और डेली क्लास का मजे भी लेना है, ठीक है। मजे लेते लेते पढ़ते रहना है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है कि लिटमस पेपर को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो वो लाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लाल हो जाएगा। चलिए, ये कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, पर सिंपल से मैं आपको बता देता हूं। ब्लू लिटमस पेपर अगर आप एसिड में डाल दोगे तो ये आपका लाल हो जाएगा। अगर लाल लिटमस पेपर ये किसी आप बेस सॉल्यूशन में डाल दोगे तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। और जो यूनिवर्सल पेपर होता है वो अलग अलग रंग बताता है अकॉर्डिंग टू द स्केल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, ये लिटमस पेपर बनते किससे है? ये लिटमस पेपर किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाया जाता है? इसका आंसर रहेगा आपका, लिख दू, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका लाइकेन, या जिसे हम लिचेन के नाम से जानते हैं। और लाइकेन और लिचेन क्या है जी? एक प्रकार के सहजीव संबंधी है। कैसे है? एक प्रकार के सहजीव संबंधी है और ये भाई साहब एक दूसरे को मदद करते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, अगर सहजीव संबंध की बात निकल ही गई है तो एक बात बताइए, लिचेन में सहजीव संबंधी कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका फंगी, फंगी माने कि कवक, और दूसरा होता है आपका अलगी, अलगी माने कि शैवाल। फंगी क्या करता है जी? फंगी क्या करता है? ये भाई साहब आपका प्रोटेशन का काम करेगा, प्रोटेशन का काम करेगा। और अलगी क्या बनाएगा? खाना बनाएगा जी। क्या बनाएगा? खाना बनाएगा। और एक दूसरे को सपोर्ट करते करते ये अपनी जिंदगी बिता देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्रिक फ्रूट्स। देखिए वो क्वेश्चन मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको डिस्कस किया था, आया वही क्वेश्चन, है ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सहजीव संबंधी, सहजीव संबंधी। चलिए, एक माइकोरिजिया भी होता है, माइकोरिजिया नाम का भी एक सहजीव संबंध होता है जहां पे फंगी और जो कुछ प्लांट्स के रूट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये अभी आपको याद रखना है, शायद आगे जाकर क्वेश्चन पूछ भी ले, हो सकता है वो क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं डिस्क्राइब भी कर लूंगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा जी? साइट्रिक फ्रूट में साइट्रिक फ्रूट पाया जाता है। उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे लैक्टिक एसिड कहां पर पाया जाता है, ये फॉर्मिक एसिड कहां पर पाया जाता है, ये एसिडिक एसिड कहां पर पाया जाता है। फॉर्मिक एसिडिक लैक्टिक एसिड कहां पर पाया जाता है? ये दही में पाया जाता है। और उसी तरह से एक और जगह पर पाया जाता है, अगर हमारे मानव शरीर में, अगर हमारे मानव में अवायवीय श्वसन हो जाए, अवायवीय श्वसन हो जाए, तो हमारी जो मांसपेशियां होती है, जो हमारी मांसपेशियां होती है, उस मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात कर रहा हूं तो फॉर्मिक एसिड को ही दूसरा नाम क्या है जी? इसे ही बोला जाता है मिथानोइक एसिड। क्या बोला जाता है? मिथानोइक एसिड बोला जाता है। और ये कहां पे होता है? अगर मान लीजिए आपको इसने काट दिया, ऐसे ऐसे दांत होते हैं और ऐसे कुछ तो भी नजर आती है ना, बड़े बड़े, और ऐसे ऐसे बहुत सारे उसको पैर होते हैं, इसका नाम क्या है जी? ये है आपकी चीटी। ये क्या है? आपकी चीटी। ये क्या है? आपकी चीटी ने काट दिया तो फॉर्मिक एसिड निकलती है। और उसी प्रकार से अगर मैं एसिडिक एसिड की बात कर रहा हूं तो एसिडिक एसिड कहां पर होता है जी? कहां पर होता है? ये कोई बता सकता है एसिडिक एसिड हमें कहां मिलता है? देखो मैंने यहाँ पे चिट्ठी निकाली तो सभी लोग चिट्ठी भेज रहे हो, हाँ सभी लोग चिट्ठी भेज रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। ये विनेगर में माने कि सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। सभी लोग मुझे बताएंगे टार्टरिक एसिड कहां पे पाया जाता है? टार्टरिक एसिड कहां पर मिलता है? बचपन में एक ऐसा फल आपने निकाला होगा, है ना, ऐसे दो पत्ते निकालते थे, बचपन की यादें।
और उसी तरह से ऐसा भी फल आपने निकाला होगा, ऐसे बहुत सारे गोले है ना, ऐसे बहुत सारे गोले 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 होते हैं, उसको क्या बोला जाता है। और उसी तरह से एक और चीज है भाई साहब जो इस तरह से नजर आती है, कहा गया है, इस तरह से नजर आती है और ऐसे पत्ते होते हैं उसके, है ना, इसको क्या बोलते हैं। ये आम हो गया, कच्चा आम। ये क्या है, आपके ग्रेप्स है। और ये क्या है, आपकी इमली है। क्या है, इमली है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा का पूरा टेबल है जो लगभग आपको याद हो गया। बस इसमें कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि अगर मैं एप्पल की बात करूंगा, एप्पल के बारे में अक्सर अभी जो है क्वेश्चन आना ज्यादा पूछना शुरू हो गया। एप्पल और बनाना माने कि केले में कौन सा एसिड होता है, ये होता है आपका मैलिक एसिड। क्या होता है, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। एप्पल सस्ता होता है क्या, नहीं। कौन खाता है, जिसके पास माल ज्यादा होता है। एप्पल कौन खाता है, जिसके पास माल बहुत ज्यादा होता है। और बनाना कौन खाता है, जिसके पास माल बहुत कम होता है। सही बात बोला कि गलत बात बोला मैंने। जिसके पास माल बहुत ज्यादा है वो एप्पल खाएगा, और जिसके पास पूरा कंगाल है मतलब माल ही नहीं है तो वो क्या खाता है, केले खाता है भाई साहब। माने कि गरीबों का खाना केला और अमीरों का खाना एप्पल, माने कि मालदार पार्टियों का खाना माने कि आपका मिलेगा मैलिक एसिड। क्या मिलेगा, मैलिक एसिड, बराबर है, ऐसे याद रख सकते हो। और उसी तरह से स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड दोनों भी पाया जाता है। खट्टा भी होता है और अच्छा भी होता है। उसके बाद टमाटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टमाटर में क्या पाया जाता है, आपका साइट्रिक एसिड भी मिलेगा। और सबसे ज्यादा इसमें कौन सा एसिड होता है जी, मैलिक एसिड भी रहेगा, पर टोमेटो में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एसिड कौन सा होता है, चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। अरे किडनी स्टोन बनते हैं उससे, टमाटर खाओगे तो हाँ, ऑक्सैलिक एसिड कौन सा रहता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये मोस्ट करेक्ट रहेगा, ये मोस्ट करेक्ट रहेगा। और उसी तरह से आंवला जो होता है उसमें सबसे ज्यादा आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है, ये सभी को आप अच्छे से याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर थोड़े से एक दो क्वेश्चन ले लेते, चलिए सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। कौन से फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, आंवला होता है। फास्ट आंसर करना है सभी लोग, सर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फ्रूट इज एसोसिएटेड विद द मैलिक एसिड। ये फास्ट रिवीजन है हमारी, रिवीजन ले रहा हूं, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग आंसर करेंगे। मैलिक एसिड में किस में पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है, सेब में। जिसके पास माल है उसके पास एप्पल है, बराबर है। और उसी तरह से मैं बताऊंगा फोर्स किसका प्रोडक्ट रहेगा। चलिए, फोर्स किसका प्रोडक्ट है, न्यूटन का पहला नियम। और बल किसका गुणनफल है जी, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है, फोर्स जो होता है वो मास गुना में एक्सेलरेशन होता है, माने कि द्रव्यमान गुना में एक्सेलरेशन माने कि त्वरण होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। एक अब बात बताओ आपको, एक ऐसा स्टूडेंट था हमारे पास भाई साहब, उसके खाने पीने की इतने लाले थे, जैसे कि माल की बात निकल गई है तो उसके खाने पीने की इतने लाले थे कि एक टाइम का भी अगर खाना मिल गया तो समझ लेना कि वो भरपूर था, है ना, भरपूर था। पर उन्होंने उस परिस्थिति के ऊपर मात करते हुए एक ऐसा यश संपादन किया है, एक इस तरह से वो जंग जीती है कि क्या बताऊं। अगर उनको आप सुनना चाहते हो, कौन कौन यहां पे उनको सुनना चाहेगा, चलिए बताइए कौन कौन इनको सुनना चाहेगा। अगर सुनना चाहते हो, देखो क्या होता है ना, जब कभी एक ऐसे इंसान के मुंह से उसकी अगर पूरी की पूरी आप ये सुनते हो उसका परिश्रम क्या है, उसने कितनी मेहनत की, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे, क्योंकि टीचिंग परीक्षा में आपको केवल पढ़ाया नहीं जाता, आपको मोटिवेट भी रखने के लिए आपको बार बार हम मोटिवेट करते रहते हैं, बराबर है। तो अभी मेरा सेशन खत्म होगा, बराबर है। ये एक होमवर्क जो है मैं आप सभी को दे रहा हूं, ठीक है, ये होमवर्क है आप सभी को दे रहा हूं, एसएससी 2014 और आरआरबी में आया है। और इसके बाद जो है आप सीधा
उस इंटरव्यू के ऊपर जाओगे जो दानिश सर ने उस बच्चे के साथ लिया है, जिसने अपने कठिन परिस्थितियों को ऊपर जो जंग है वो लड़कर अभी वो सूरज की तरह चमक उठा है। कौन है, उसने क्या परिश्रम किया है, उसने किस तरह से पढ़ाई की है, वो सभी बातें वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। तो जरूर उसे जो है आप देखोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर दोगे। तो कल फिर से मिलते हैं इसी समय पे, जबरदस्त, शानदार, जानदार और जबरदस्त सेशन में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।